हेलो, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का जो क्लास है, आज के सेशन में हम बायोलॉजी के जो इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम है या इंटरनल रेस्पिरेशन जो होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। आंतरिक श्वसन जो है उसके बारे में देखेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सटर्नल जो है किस तरह से श्वसन होती है, फेफड़ा किस तरह से रिस्पॉन्स करता है, कौन कौन से पार्ट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मैंने आपको सारी जानकारियाँ दे दी थी। तो आज जो हमारा क्लास है वो इंटरनल रेस्पिरेशन है। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहली क्लास में जब मैं आपको सेल बता रहा था तभी मैंने आपको बताया था कि जो सेल होता है, इस सेल के बारे में मैंने बताया कि इसमें कई सारे पार्ट होते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया था, कई सारे पार्ट्स बताए थे, वैक्यूल्स वगैरह बताया था। तो अभी हम ज्यादा उधर नहीं जाएंगे, हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसके बारे में मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। आप मेरे प्लेइंग लिस्ट में देख सकते हैं, उसमें सारा वीडियोज है, 1 बाय 1 करके नंबरिंग लिखा हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है सेल का चैप्टर तो आप वहां से सेल को उठा सकते हैं, लेक्चर्स देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने क्या कहा था कि ये जो होता है ये पावर हाउस होता है। सेल का क्या होता है, ये पावर हाउस होता है। क्यों पावर हाउस होता है मैंने बस इतना बता के छोड़ा। और दूसरी बात मैंने आपको ये भी बताया कि ये क्या होता है, यही जो है आंतरिक श्वसन करता है। क्या करता है, ये आंतरिक श्वसन करता है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, इंटरनल रिस्पिरेशन कह रहे हैं। ठीक है, तो आंतरिक यानी कि हमारे बॉडी के अंदर, जैसे कि सांस, देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या होता है कि सांस हमने लिया, यहां से नासा कपाट, नासा छिद्र से सांस होते हुए कहां पहुंच गया, तो ये ब्रोंकाई में पहुंचा, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स में पहुंचा और यहां से एल्वियोली में पहुंचा। इतनी बात जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इतनी बात कह के हमने फेफड़ा को यहां खत्म किया, क्योंकि एक्सटर्नल जो भी आउटर पार्ट था, जो भी एक्सटर्नल पार्ट्स थे, उसको हम लोगों ने खत्म कर लिया ऑलरेडी। बहुत बारीकी से समझे, इसमें निमोनिया वगैरह की बीमारी को समझे बहुत ही बेहतर तरीके से। तो आज जो मेनली हमको पढ़ना है, जैसे यहाँ पे तो आ गया, अब यहाँ से जो है मैंने ये बताया कि ब्लड यहाँ आता है और एल्वियोली से क्या करता है, जो ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन होता है उसको लेकर चला जाता है और ब्लड यहाँ क्या हो जाती है, ऑक्सीजनेटेड। अगर आपसे पूछेगा कि पार्ट्स के कौन से बॉडी में, हमारे बॉडी के कौन से पार्ट्स में जो है ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है, तो व्हाट विल योर आंसर, तो आपका आंसर क्या होगा कि फेफड़ा में होता है, लंग्स में जो है ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दिया कि ब्लड का सफाई यानी कि छाना कहाँ जाता है, तो किडनी में साफ होता है। तो जिस दिन हम किडनी पढ़ाएंगे उस दिन हम किडनी की चर्चा करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस बताना जरूरी था। तो ये बात आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो इसके बाद जो ब्लड यहाँ से, यानी कि ब्लड में प्रेजेंट होमोग्लोबिन जो है वो ब्लड को लेकर चली तो गई, चल के कहाँ गई, उसका क्या हुआ, इस बात को अब हम समझने वाले हैं कि आखिर ऑक्सीजन का जरूरत कहाँ होता है। तो एक कॉमन सा बात आप सब लोग सुने होंगे कि ब्लड का जरूरत होता है ग्लूकोज को तोड़ने में। अब ये ग्लूकोज जो हम खाते हैं, तो खाना जो खाते हैं उसी से हमको एनर्जी मिलता है। तो एनर्जी कैसे मिलता है, तो खाना जो ग्लूकोज के फॉर्म में आ जाती है, और ग्लूकोज के फॉर्म में आने के बाद क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज को तोड़ देता है और हमें क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। और बिना एनर्जी के तो हम काम कर ही नहीं सकते। इनफैक्ट हम बोलते हैं, हम सोते हैं, हम खाते हैं, हम इनफैक्ट कोई भी एक्टिविटी अपने डे में करते हैं, काम करते हैं, उन सब में कौन इन्वॉल्व होता है, हमारी ऊर्जा, हमारी क्षमता, काम करने की क्षमता और ऊर्जा इसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। इतनी बात तो आप सब जानते हैं, तो कॉमन है, बेसिस है। चलिए बेसिक चीज है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे मैंने क्या बताया कि ये हमारा सेल है। सेल में मैंने आपको बहुत सारी चीज बताए थे, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वैक्यूल्स होता है, इसमें और भी चीजें थी जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह होता था। तो हम सबको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए वगैरह को बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। आप क्रोमोसोम वगैरह को पढ़ें, लास्ट लेक्चर में आप जाकर जो इस चीजों को देख सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस बोलते थे और यह आंतरिक श्वसन करता था। इतनी बात मैंने आपको वहां बताकर छोड़ा था। तो लेट बिगिन कि हाउ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक अ ब्रीथ इनसाइड आवर बॉडी। करती क्या है ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, लेके करती क्या है, तो ये जब ऑक्सीजन को लेती है तो ये क्या करती है, 38 एटीपी रिलीज करती है। ये भी मैंने आपको उस क्लास में बताया था। क्या करती है, 38 एटीपी का रिलीज करती है। और 38 एटीपी क्या करता है, तो एक ग्लूकोज का निर्माण करता है, एक ग्लूकोज एनर्जी का ये निर्माण करता है। और यही एनर्जी जो होता है प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, जो हमको कोई भी काम करने में सबसे ज्यादा ये मदद करता है। ठीक है, चलिए अब हम इतनी बात माइटोकॉन्ड्रिया से समझ लिए। अब हम वापस से चलते हैं अपने श्वसन तंत्र पे, वहां पहुंचते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया काम कैसे करता है। ठीक है, चलिए तो
तो अगर आपसे ये पूछे कि आंतरिक श्वसन कौन करता है, तो आप क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बता के पूरा पूरा बताएंगे कि सेल यानी कि कोशिका जो होता है, कोशिका क्या करता है, यही हमारे अंदर आंतरिक श्वसन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, चलिए इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब ये करता भी क्या है, तो ऊर्जा प्रदान करता है, ये भी आप समझ गए होंगे। तो अब हम देखते हैं जो आंतरिक होता है, जो इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ये दो तरह से बटा होता है, एक एनारोबिक और एक एरोबिक होता है। ये कितने होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, एक एनारोबिक होता है और एक एरोबिक होता है। ठीक है, एनारोबिक और एरोबिक को अगर हम हिंदी में आपको बताने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है अनऑक्सी और ऑक्सी श्वसन होता है। इसका मतलब होता है ऑक्सी श्वसन, इसको हम कहते हैं ऑक्सी श्वसन कहते हैं, इसको अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। इस नाम से ही आपको एक चीज तो क्लियर हो रही होगी, अनऑक्सी का मतलब ही है यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन अब्सेंट होगा, और दूसरा जो होता है ऑक्सीजन ये प्रेजेंट होता है। तो ये तो हमें अभी पढ़ने नहीं है एनारोबिक, क्योंकि ये जो श्वसन होता है ये यहाँ पे जो प्रेजेंट ये होते हैं द्रव्य होते हैं, जो हम इसको कह सकते हैं कि सेल के अंदर पाए जाने वाले द्रव, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसमें दो तरह के द्रव्य होते हैं, एक जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है और दूसरा जो कोशिका के अंदर द्रव्य पाया जाता है। एक तो इसके अंदर होता है और एक इसके अंदर होता है। तो इसमें कितने तरह के द्रव्य होते हैं, दो तरह के द्रव्य होते हैं। साइटोप्लाज्म में कितने तरह के द्रव्य होते हैं, तो दो तरह के द्रव्य होते हैं। ये आपको बखूबी मैंने सेल के क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया के डिटेल में आपको बताया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया। उसमें मैंने आपको ये भी बताया है कि ये जो है लाइफ के लिए क्या है, जिंदगी जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो यही प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, चलिए तो ये प्रोटोप्लाज्म को आप याद रखेंगे। अगर ये केंद्रिका का अगर प्लाज्म है तो उसे क्या बोलेंगे, केंद्रिका का बोलेंगे, केंद्रिका। ठीक है, और सेल का है तो क्या कहेंगे, कोशिका का, यानी कि कोशिका द्रव्य कहिए या फिर केंद्रिका द्रव्य कहिए, ये दो द्रव्य हो गए। ये दोनों ही द्रव्य क्या है, जिंदगी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बात मैंने आपको एक स्टोरी के थ्रू बताया कि एक बार की बात है जब वैज्ञानिकों के बीच में झगड़ा हो गया, उन लोगों में ये डिसीजन हो ही नहीं पा रहा था, आखिर जिंदगी के लिए, हमारे लाइफ के लिए, हमारे बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। तो कभी माइटोकॉन्ड्रिया दिखता था, कभी वैक्यूल्स दिखता था, कभी कुछ दिखता था। तो करते करते लास्ट में कहां पहुंचे थे हम लोग, साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के अंदर दो तरह के द्रव्य होते हैं, एक केंद्रिका द्रव्य और दूसरा कोशिका द्रव्य। केंद्रिका द्रव्य मतलब होता है जो ये सेंट्रल होता है, सेंट्रल के अंदर होता है, और कोशिका द्रव्य वैसे द्रव्य है जो किसमें होता है, सेल के अंदर पाए जाने वाले लिक्विड होते हैं। तो ये दोनों बात आप समझ गए होंगे। तो यहां जो सेल्स के अंदर जो ये द्रव्य पाए जाते हैं, ये ऑलरेडी कितने एटीपी का निर्माण करते हैं, तो 4 एटीपी 4 एटीपी का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसमें से 2 एटीपी टूटते हैं, इसमें से कितने, 2 एटीपी टूट जाते हैं, और 2 एटीपी हमेशा सुरक्षित रहते हैं। ये हम किसको पढ़ रहे हैं, तो ये हम ऑक्सी श्वसन यानी कि एरोबिक, यानी कि जिसमें O2 यानी कि क्या हो गया, ऑक्सीजन जो हमारा जो ब्लड है, हमारा कौन ब्लड जो है जो लेकर आता है, हम उसके बारे में देख रहे हैं कि जो हेमोग्लोबिन के ब्लड में प्रेजेंट हेमोग्लोबिन जो लेकर आता है, तो यह 2 एटीपी को क्या करता है, पायरोबिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। 2 एसिड को क्या करता है यहाँ पे, पायरोबिक। इसको ध्यान से आप याद रखिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है कि पायरोबिक एसिड, ठीक है, पायरोबिक एसिड का निर्माण कर देता है 2 एटीपी। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को ग्लूकोज को तोड़ता है, 4 एटीपी में से क्या करता है, तोड़ देता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ग्लूकोज को तोड़ने वाले को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। अब देखिए यहां पे एक बात याद रखिए कि यहां 2 एटीपी ऑलरेडी रेस्ट रह चुका है, 4 एटीपी में से 2 एटीपी टूट के क्या बन गया है, पायरोबिक एसिड बन गया है। इस बात को एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए। जो इसके अंदर द्रव्य होते हैं ये 4 एटीपी का निर्माण करते हैं। कितने, 4 एटीपी का निर्माण करते हैं। 4 एटीपी में से 2 एटीपी क्या होता है, एटीपी किसके लिए जिम्मेदार होता है, तो ये एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो 2 ओटीपी नहीं एटीपी,
4 एटीपी में से 2 एटीपी क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से 2 एटीपी पायरोबिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और 2 एटीपी हमारा यहां रेस्ट बच जाता है। यही 2 एटीपी देखिए अभी कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। चलिए देखते हैं हम आगे क्या होता है। अब क्या होता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया यहां फंक्शन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये 2 एटीपी जो पायरोबिक एसिड से टूट के बना था, जो पायरोबिक एसिड बना, तो कितने पायरोबिक एसिड का निर्माण करता है, तो 18 एटीपी का निर्माण करता है। एक जिसे 2 एटीपी है ना, तो एक एटीपी टूट के कितना निर्माण करता है, एक एटीपी करता है 18। यानी कि कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि एक पायरोबिक एसिड, ठीक है, एक पायरोबिक एसिड क्या करेगा, 18 एटीपी का निर्माण करेगा। ठीक है, यहाँ पे एटीपी ना लिख के हम लिख देते हैं यहाँ एक पायरोबिक एसिड। ठीक है, देखिए एक पायरोबिक एसिड जो है, एक पायरोबिक एसिड कितने 18 एटीपी का निर्माण करेगा। और हमने यहाँ कितने 2 एटीपी लिए थे, इसमें से दूसरा जो पायरोबिक, यहाँ पे क्या हुआ कि जब हम 2 एटीपी लिए तो कितने में कन्वर्ट हो गया, ये 2 पायरोबिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, जिसमें से एक पायरोबिक एसिड 18 एटीपी का निर्माण करता है, दूसरा पायरोबिक एसिड कितने, ये भी 18 एटीपी का निर्माण करेगा। अब मेरे पास कितने एटीपी हो गए, 36 एटीपी हो गए। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो है हमें ऊर्जा के लिए कितने 38 एटीपी का जरूरत होता है, तो या तो 36 ही हो रहा है, तो यहाँ जो 2 एटीपी पहले से रखा हुआ था, इस 2 एटीपी को यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। अब ये 38 एटीपी का निर्माण होता है, यानी कि एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण होता है, एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण हो जाता है जो हमें चलने फिरने बोलने किसी भी काम को करने में क्या करता है, मदद करता है। तो इस तरह से जो है 38 एटीपी का निर्माण होता है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो ये जो निर्माण होने का प्रोसेस है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्रेब्स साइकिल। इसे क्या कहते हैं, ये जो निर्माण होने का प्रोसेस है इसे कहते हैं क्रेब्स साइकिल। तो पूछता भी है आपसे एग्जाम में, आपसे ये पूछेगा डायरेक्ट कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो आंतरिक श्वसन होती है उस श्वसन को क्या बोलते हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाले साइकिल को क्या बोलते हैं, तो उसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं। क्रेब्स एक वैज्ञानिक थे, वही इस साइकिल का डिस्कवर किए, तो उनके नाम पर इसे क्रेब्स साइकिल रख दिया गया। और इस पाथवे 3 वैज्ञानिक ने मिलकर किया था, ई, एम और पी। तो ये भी पूछता है कि इस पाथवे का क्या नाम है, तो EMP पाथवे, इसे क्या बोलते हैं, EMP पाथवे। और EMP कौन थे, तो ये 3 साइंटिस्ट थे। कौन थे, E एक अलग साइंटिस्ट, M एक अलग साइंटिस्ट और P क्या थे, एक अलग साइंटिस्ट थे। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से जो है क्या होता है, हमें श्वसन यानी कि सांस जो है मदद करता है। ऑक्सीजन इस तरह से क्या करता है कि तोड़ने का काम करता है, एनर्जी को प्रोवाइड करने का काम करता है। अगर हम सिर्फ खाना खाएंगे और सांस अगर नहीं लेंगे, खाना खाएंगे और ऐसे बोलते हैं ना कि बिना ऑक्सीजन का जिंदा नहीं रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे, क्या रीजन हो जाएगा, अगर ऑक्सीजन नहीं आएगा तो ये जो है क्रेब्स साइकिल नहीं चलेगी। क्रेब्स साइकिल्स नहीं चलेगा, एटीपी का निर्माण नहीं होगा। एटीपी का निर्माण नहीं होगा तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी, हम बोल नहीं पाएंगे, कुछ काम नहीं कर पाएंगे, कुछ भी करना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। और जैसे ही ऊर्जा मिलना बंद हो जाएगा, हमारा बॉडी 1 बाय 1 करके एक पार्ट काम करना बंद कर देगा। जैसे आप देखिए, हमारा ब्रेन जो होता है वो हमें हर वक्त सोचता है, हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता है। आप हमेशा देखिए, आपके साथ कभी ऐसा नहीं होता होगा कि आप चुपचाप बैठे हो और आपके दिमाग में कुछ ना चल रहा हो। डेफिनेटली आपका दिमाग हमेशा क्या करता है, एनर्जी का इस्तेमाल करता रहता है, प्रयोग करता रहता है। इनफैक्ट आपकी आंखें, अगर आप कहीं बैठे हुए हैं तो आपकी आंखें भी क्या करती है, चीजों को विजुअलाइज करती रहती है। आप जिस घर में बैठे हैं उस घर में आप सब दिन बैठते हैं, फिर भी ऐसा तो नहीं होता है कि आप देखे हुए चीज को देखकर आंख बंद कर लेते हैं कि नहीं हम नहीं देखेंगे।
ऐसा तो नहीं होता है ना। तो मतलब क्या है, कुछ क्रियाएं ऐसी है, जैसे आपका हार्ट आपके हिसाब से तो नहीं चलेगा कि अब हम सो रहे हैं, ज्यादा सांस की जरूरत नहीं है, तुम धड़कना बंद कर दो, दैट इज पॉसिबल, नहीं पॉसिबल। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपके हिसाब से तो नहीं चलेगा, आपके सांस लेने की क्रिया आपके हिसाब से नहीं चलती है। तो मतलब हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी में कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो हमारे कंट्रोल से नहीं चलते हैं। तो ये सारे जो पार्ट्स चलते हैं, इन्हें तो एनर्जी की जरूरत पड़ती होगी ना। ऐसा तो नहीं है कि बिना एनर्जी का काम कर लेंगे भाई, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया परमानेंट चलता रहेगा, ऐसा कोई है? आपने कभी अपनी लाइफ में ऐसी कोई मशीन देखी है जिसमें कोई भी खर्चा ना हो, कोई भी चीजों का इस्तेमाल ना हो और चलती रहे? दैट्स नॉट पॉसिबल, इवन नॉट इन आवर बॉडी एज वेल। हमारे बॉडी में भी ऐसा नहीं है। इसीलिए हमें क्या होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है। और इसीलिए ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर ऑक्सीजन बंद तो क्या होगा, तो जब तक एनर्जी मिल रहा है तब तक हार्ट हमारा बीट करेगा, बंद हो जाएगा। किडनी तब तक फिल्ट्रेशन करेगी, खाना को छानेगी, खत्म, ऑक्सीजन खत्म काम भाई। एक एक करके हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी काम करना छोड़ देगा। हमारा ब्रेन जो मैसेज को ले रहा है और छोड़ रहा है सिग्नल की मदद से, काम करना बंद कर देगा। तो मतलब हमारे हर पार्ट्स ऑफ बॉडी को क्या चाहिए, तो 38 एटीपी यानी कि ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा किससे मिलेगी, जब तक कि ऑक्सीजन आके ग्लूकोज को तोड़ेगा नहीं तब तक मिलेगा ही नहीं। जब तक ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस नहीं होगी, क्रेब्स साइकिल नहीं चलेगा, तब तक क्या होगी, सांस जो है निर्माण ही नहीं होगा। तो इसमें एक बात आप और समझ लेंगे कि सबसे सरल तरीके से कौन टूटता है, तो ग्लूकोज टूटता है। और सबसे डिफिकल्ट वे में अगर कौन पूछता है, पूछ ले कि जैसे देखिए हम आपको एक चार्टे बना देते हैं, यहां लिख देते हैं कि सबसे आसान से कौन टूटता है, तो ग्लूकोज टूटता है। और इससे ज्यादा डिफिकल्टी से कौन टूटता है, तो फैट। और उससे भी ज्यादा अगर पूछे तो प्रोटीन। यानी कि प्रोटीन को पचाने के लिए, प्रोटीन से एनर्जी बनाने के लिए सबसे ज्यादा बॉडी को मेहनत करना पड़ता है। और उससे कम फैट के, जो हम फैट वगैरह खाते हैं ना, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट वगैरह होता है ना, इसमें चावल में होता है, आलू में ज्यादा होता है, तो इसको पचाने के लिए अब ग्लूकोज होता है। सबसे आसान तरीका से क्या होता है, वो हमको फटाक से एनर्जी दे देता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब किसी व्यक्ति को चक्कर आता है, चक्कर क्यों आता है पता है आपको, सांस की कमी। जैसी बॉडी में ऑक्सीजन का कमी होता है तो कौन चक्कर खाए, आदमी चक्कर खा जाता है। उसको मतलब जैसे ही सांस का कमी होगा तो ब्रेन क्या करता है ना, संभाल नहीं पाता है उसकी स्थिति को, क्योंकि ब्रेन को सफिशिएंट अमाउंट में ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए। और आदमी जब, जैसे कि आपको देखेंगे कि आप जनरली आदमी बेहोश कहां होता है, जहां आदमी सांस नहीं ले पाता है, या ऐसा भगदड़ वाला जगह होता है जहां बहुत सारे लोग होते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, आदमी कंफर्टेबल होकर सांस नहीं ले पाता है और क्या होता है, बेहोश हो जाता है। और ये सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलता है, लड़कियों में, औरतों में देखने को मिलता है। अब आपके दिमाग में आएगा औरतों में ही क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि उसकी लंग्स कैपेसिटी ही कम होती है, वो सांस ही कम ले पाती है। इनफैक्ट उनके पास जो ये ब्लड वाले में होता है ना, ब्लड में भी उनमें कम पाया जाता है मैन के कंपैरिजन में। हम लोग में क्या है, हम लोग हर सिचुएशन को क्यों झेल जाते हैं, इसका फैक्ट रीजन ये है कि हमारे शरीर में ब्लड ज्यादा होती है। और हम जो सांस लेते हैं तो ज्यादा ब्लड होगी तो ज्यादा सांस का सर्कुलेशन होगा ना, तो हम दिक्कत वाले एरिया में भी झेल जाते हैं। लेकिन लड़कियां नहीं झेल पाती क्योंकि उसके ब्लड भी कम होता है, तो श्वसन कम होगा, ऊर्जा का निर्माण कम हो जाएगा, है ना। तो ये सब दिक्कत आ जाती है। तो इस बात को आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से जो है ये पूरे तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फैट को पचाना क्या होता है, प्रोटीन से कम डिफिकल्ट होता है ग्लूकोज। जैसे देखिए किसी को फीट उठ आ जाता है, हम लोग क्या करते हैं, फटाक से ग्लूकोज बनाया पिला देते हैं, तुरंत उसको एनर्जी आता है, तुरंत थोड़ा सा होश में आ जाता है आदमी। क्यों आ जाता है, क्योंकि ग्लूकोज को तोड़ना बहुत ही आसान है। फटाक से 38 एटीपी का निर्माण होता है, बॉडी कंट्रोल में आता है, ब्रेन को मैसेज जाने लगता है, सिग्नल जाने लगता है कि अरे हम लगता है बेहोश हो गए थे, चलो उठता है, वो फटाफट काम में लग जाता है। तो इसीलिए हम लोग को ग्लूकोज जो है ना, इसका इस्तेमाल हम लोग ज्यादा करते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात आप समझ गए होंगे। इसके साथ जो है हमारा इंटरनल रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है आज खत्म हो गया। तो अगले क्लास में जो है हम सर्कुलेशन यानी कि परिसंचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को देखेंगे, पूरी ब्लड की कहानी को समझेंगे। जैसे कि हम लोग तो समझ लिए कि सांस लिए फेफड़ा से, अब फेफड़ा क्या हुआ कि सांस लेने के बाद जो है किस तरह से वो सेल एक एक पार्ट ऑफ सेल को भेज दिया। हमारे शरीर में लाखों सेल हैं, सारे सेल ने सांस ले लिया, हमारा सारा अंग काम करने लगा। इनफैक्ट आपको पता है कि जैसे इसको एक काम करिएगा, आप एक दिन यहाँ पे रस्सी बांध दीजिएगा बहुत जोर से, एकदम टाइट रबड़ या रस्सी बांध दीजिएगा। आप कुछ समय के बाद पाइएगा कि हाथ आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ऐसा करिएगा मत, क्योंकि ये क्या होगा ना, यहाँ पे ब्लड जाना बंद हो जाएगा। और अगर ब्लड जाना यहाँ बंद हो गया तो ये मूवमेंट करना बंद कर देगा। समझ गए बात को, ब्लड नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो यहाँ का सेल मर जाएगा। जैसे ही सेल मर जाएगा एटीपी का निर्माण नहीं होगा, काम खत्म हो गया, वो पार्टी नहीं काम करेगा। इसलिए आप कभी देखते होंगे किसी का हाथ में कुछ डैमेज हो गया, चोट लग गया, कट गया, तो बहुत ही मुश्किल से उसका पार्ट बच पाता है। क्यों, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन खत्म हो जाती है वहां पे, और क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे लकवा जैसा बीमारी के बारे में आप सुनेंगे, पैरालिसिस में क्या होता है कि उस पार्ट्स में ब्लड जाना बंद हो जाता है। ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको एक बात और भी बताया था कि एक लिक्विड होते हैं जो क्या होती है, वहां कमी हो जाती है मसल्स वाले चैप्टर में, तो उसकी वजह से भी होता है। ठीक है,
चलिए इतनी बात खत्म होगी। तो अब हम देखेंगे कि ब्लड का क्या फंक्शन है। नेक्स्ट में जो है हम ब्लड पढ़ेंगे कि ब्लड किस तरह से जो है काम करता है हमारे बॉडी में, किस तरह से वर्क एंड फंक्शन है उसके, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। उसको अगर हम बायोलॉजिकल वर्ड में बोलें तो उसको हम सर्कुलेशन बोलते हैं, परिसंचरण बोलते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगर आपको सब कुछ पसंद आ रहा है, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, नॉलेज सही लग रहा है, तो आप क्या करिए, हमारे साथ बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट के बाकी वीडियोस को भी देखिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।